हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2020 के बारे में। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज हर साल 27 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या थी इस बार की? इस बार की थीम थी योर विंडो टू द वर्ल्ड। डिटेल्स जान लेते हैं। इस दिन को चूज़ किया गया है यूनेस्को के द्वारा 2005 में, ताकि यहाँ पर अवेयरनेस को रेस किया जा सके ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसके अलावा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या प्रिजर्वेशन रिस्क हो सकती है रिकॉर्डेड साउंड और ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट के, उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना इसका एम है। ऑब्जेक्टिव क्या थी इस दिन को डेजिग्नेट करने के लिए कि यूनेस्को के द्वारा? देखिए, यहाँ पर यूनेस्को चाहता था कि पब्लिक के बीच में जो अवेयरनेस है प्रिजर्वेशन को लेकर के उसको बढ़ाया जा सके, उसके बारे में समझाया जा सके। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि सेलिब्रेट किया जा सके स्पेसिफिक लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ हेरिटेज को हाईलाइट की जा सके, एक्सेसिबिलिटी ऑफ आर्काइव्स। इसके अलावा मीडिया के अटेंशन को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाना इसका मकसद है, ताकि जो भी हेरिटेज इशू है उसको यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा सके। इसके अलावा जो भी कल्चरल स्टेटस है ऑडियो विजुअल हेरिटेज की, उसको रेस करना, हाईलाइट करना। ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो भी डेंजर्स में है उनको, स्पेशली जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर अगर कोई ऑडियो विजुअल हेरिटेज डेंजर में है तो उसको यहाँ पर हाईलाइट करना इसकी ऑब्जेक्टिव थी। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका एम है प्रमोट करना वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को बाय इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन। इसके अलावा साइंस और कल्चर की कोऑपरेशन के थ्रू भी ये प्रमोट करता है वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को। यूनेस्को को फाउंड किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अगली न्यूज़ है पोलैंड के न्यू एबॉर्शन लॉ के बारे में। यहाँ पे थाउजेंड ऑफ वुमेन्स ने प्रोटेस्ट किया है कोर्ट की एक रूलिंग के अगेंस्ट में, जहाँ पर उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है एक्सेस टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन को। यहाँ पर डिफरेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ग्रुप जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, उन्होंने इस डिसीजन का काफ़ी विरोध किया है। इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है, जिसने इसके अगेंस्ट इसको कंडेम किया है। जान लेते हैं पोलिश कोर्ट की रिसेंट रूलिंग, जो कि अबॉर्शन के फैसला अभी जो इन्होंने दिया है उसके बारे में। देखिए, पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉ जो कि अलाउ करती थी एबॉर्शन ऑफ मेलफॉर्म फ्यूटस का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। यानी कि पहले जो लॉ था उसमें जो एबॉर्शन थी किसी भी मेलफॉर्म भ्रूण की, वो लीगलाइज्ड थी, बट अभी की जो डिसीजन है उसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। इसमें ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर एबॉर्शन को परमिट कर दिया जाए इन केस ऑफ फीटल डिफॉर्मिटी, तो ये लीगलाइज करेगी यूजेनिक प्रैक्टिसेस को, जो कि अच्छा नहीं होगा रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी के लिए। मेलफॉर्म फ्यूटस क्या होता है? देखिए, वैसा फीटस, वैसा भ्रूण जो कि अफेक्ट हो और जिसके वजह से जो बेबी बॉर्न होता है वो आफ्टर बर्थ उसको किसी तरह की डिजीज़ हो सकती है या उसके लिए खतरा हो सकता है, तो इस तरह के फीटस को मेलफॉर्म फीटस कहते हैं। यूजेनिक एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें एडवोकेसी की जाती है ताकि किसी भी ह्यूमन स्पीसीज को इम्प्रूव किया जाए बाय सिलेक्टिवली मेटिंग पीपल। यानी कि इसमें कुछ लोग को एक तरह से अलाउ किया जाएगा कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं चाइल्ड का, और अदर जो हैं वो नहीं करेंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को इनका कहना है कि बढ़ावा मिलेगा अगर ये डिसीजन लिया जाता जिसमें मेलफॉर्म फीटस को लीगलाइज किया जाता। पोलैंड के एबॉर्शन लॉ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो एग्जिस्टिंग 1993 का जो एबॉर्शन लॉ था वो परमिट करता था किसी भी तरह की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का फीटल डिफेक्ट के केस में। इसके अलावा अगर पोलैंड के एबॉर्शन लॉ की बात की जाए तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ थे इसमें, और इसको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे स्ट्रिक्टेस्ट लॉ है एबॉर्शन के अगेंस्ट में।
इसमें सिर्फ उस तरह के केसेस में अबॉर्शन को अलाउ किया गया था जहां पर किसी विमेन का रेप किया जाता है। इसके अलावा अगर मदर्स की लाइफ को किसी तरह का थ्रेट है, अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो। अर्ली रूलिंग्स क्या थी? देखिए 2016 में थाउजेंड्स ऑफ वुमेन स्ट्राइक पे गई थी अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए। जो एक प्रपोजल दिया था यहाँ पर कोर्ट ने, जिसमें कंप्लीट बैन करने की बात की गई थी अबॉर्शन को, उसके अगेंस्ट में। इसके अलावा अगर कोई विमेन ने अगर एबॉर्शन कराया तो उसको यहाँ पर 5 साल तक की जेल का भी टर्म था। इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर इस तरह के एबॉर्शन को असिस्ट करता है तो उसको भी जेल जाना पड़ सकता था। इस तरह के जो लॉ था उसको ड्राफ्ट किया था एंटी एबॉर्शन सिटीजन ग्रुप के द्वारा पोलैंड में, जिसको इनिशियली सपोर्ट किया था कैथलिक चर्च ने। अगली न्यूज़ है इंडिया यूएस 2+2 टॉक्स के बारे में। अभी थर्ड 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हुई इंडिया और यूएस के बीच में, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया साइन करेगा बेसिक एक्सचेंज और कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट ऑन जियो स्पेशल कॉर्पोरेशन। BACA के बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू BACA यहाँ पर इंडिया को अगर इस एग्रीमेंट को साइन करता है तो उसको एक्सेस मिल जाएगी क्लासिफाइड जियो स्पेशल डाटा की। इसके अलावा जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होंगे जिसमें सिग्निफिकेंट मिलिट्री एप्लीकेशन की बात है, उसमें इंडिया को ईजिली एक्सेस मिल जाएगा। इसको कहा जा रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रीकर्सर होगा जिसमें इंडिया एक्वायर कर सकता है आर्म्ड अनमैन एरियल व्हीकल को यूएस से। UAVA भी इसी तरह का एक आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए इस मीटिंग में फोकस किया गया है रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में। इसके अलावा डिफेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड वर्किंग इन इंडो पैसिफिक रीजन को। इसके अलावा किस तरह से जो पब्लिक हेल्थ है, जो कि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान जो इफेक्ट हुई है, उसमें किस तरह से कोऑपरेट किया जाए, उस पर भी फोकस होगा। इसके अलावा जो दोनों नेशन हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस किया है। इसके अलावा उन्होंने क्लोज इंगेजमेंट जो है उस पर भी काफ़ी खुशी जाहिर की है, जो यहाँ के दोनों कंट्री के फोर्सेस के बीच में है उसको लेकर। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग जो डिफेंस डायलॉग मैकेनिज्म थी कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान, उसको भी कंटिन्यू करने की बात की गई है, पर्टिकुलरली जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप थी उसको। बैकग्राउंड क्या है? देखिए इंडिया ऐसा नहीं कि ये पहला एग्रीमेंट है जो इंडिया साइन कर रहा है यूएस के साथ। इससे पहले इंडिया ने 2002 में GSOMIA जिसोमिया को साइन किया था, 2016 में लिमोआ और 2018 में कॉमकैसा को साइन किया था। अगली न्यूज़ है टोसिलीजुमैब के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? देखिए टोसिलीजुमैब जो है वो सेकेंड ड्रग बताई जा रही है आफ्टर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बाद, जो कि काफ़ी पॉपुलर थी कोविड-19 ट्रीटमेंट के दौरान। तो यहाँ पर एक रीसेंट स्टडी है जिसने सजेस्ट किया है कि ये ड्रग जो है वो मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट नहीं कर पा रही है कोविड-19 पेशेंट में। अगर टोसिलीजुमैब की बात की जाए तो ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में। इसको रीपर्पस्ड किया गया था जनवरी में ताकि फाइट की जा सके सीवियर लंग इन्फेक्शन जो कि कोविड-19 पेशेंट में देखी जाती थी। और इस पर काफ़ी फेथ भी दिखाया था डॉक्टर्स ने इनिशियली, और इसको एज ए मिरेकल ड्रग यहाँ पर बताया गया था। अभी लेटेस्ट फाइंडिंग क्या है? यहाँ पर इंग्लैंड के जर्नल ऑफ मेडिसिन ने पब्लिश किया है एक रिपोर्ट को, एक स्टडी को, जिसमें यह पाया गया है कि ये जो ड्रग है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है कि वो प्रिवेंट कर सके डेथ को मॉडरेटली इल कोविड-19 पेशेंट्स में। इस ड्रग्स का कोई सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, एक्सेप्ट कुछ फ्यूअर सीरियस इन्फेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा काफ़ी पेशेंट है जिनमें इस ड्रग के इस्तेमाल के बाद उनका केस जो था वो डिजीज़ था वो और वर्स हो गया है। इसके अलावा कुछ पेशेंट देखे गए हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, इवन उनमें भी इस ड्रग से फ़ायदा नहीं हुआ है। अगली न्यूज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन के बारे में। अटल इनोवेशन मिशन जिसने CSIRO के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करने की बात की है 2 डे हैकाथॉन ऑन सर्कुलर इकोनॉमी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया
ऑन 7th and 8th दिसंबर। आइडिया क्या था? इस आइडिया को कंसीव किया गया ड्यूरिंग ए वर्चुअल समिट ऑन 4th जून बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स, जहां पर बात की गई एक्सप्लोर करने की इनोवेटिव वे को कि किस तरह से बूस्ट किया जा सके सर्कुलर इकोनॉमी को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसमें 4 की थीम बताए जा रहे हैं इस हैकाथॉन के, जिसमें पैकेजिंग में इनोवेशन करने की बात की जा रही है ताकि रिड्यूस किया जा सके पैकेजिंग वेस्ट को। इसके अलावा इनोवेशन लाने की बात की जा रही है फूड सप्लाई चेंज में, ताकि यहाँ पर वेस्ट को अवॉइड किया जा सके। क्रिएट करने की बात की गई है अपॉर्चुनिटी फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन। इसके अलावा रिसाइकलिंग करने की बात की गई है क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स और ई वेस्ट को। अगली न्यूज़ है चाइल्ड केयर लीव के बारे में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस पेंशन का यहाँ पे कहना है कि अब मेल एम्प्लॉयज़ भी जो होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको भी चाइल्ड केयर लीव मिल जाएगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री का कहना है कि जो लीव होगी वो सिर्फ उन मेल एम्प्लॉय को दी जाएगी वो जो सिंगल मेल पेरेंट होंगे। इसमें उन एम्प्लॉयज़ को भी शामिल किया गया है जो विडोवर हैं या डाइवोर्सी हैं या इवन जो अनमैरिड सिंगल पेरेंट हैं, उनको भी इस तरह की लीव मिल जाएगी। तो जो एम्प्लॉय अगर इस तरह की लीव चाहते हैं, चाइल्ड केयर लीव चाहते हैं, तो उनको अपने हेडक्वार्टर से उनको लीव मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रायर अप्रूवल लेना होगा जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी होगी उनसे। इसके अलावा जो लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि LTC होगी वो भी उन एम्प्लॉय को अवेल कराई जाएगी अगर वो चाइल्ड केयर लीव पे होंगे। चाइल्ड केयर लीव को ग्रांट किया जाएगा 100% ऑफ लीव सैलरी फॉर फर्स्ट 365 डे। इसके अलावा 80% जो सैलरी होगी वो नेक्स्ट 365 डे के लिए होगी। अगर कोई डिसेबल चाइल्ड है तो उसकी केयर के लिए पहले एक एज रिस्ट्रिक्शन थी जहां पर 22 ईयर ऑफ चाइल्ड के लिए ही यहाँ पर लीव ग्रांट की जाती थी। उसको अब इस जो लिमिट है इसको हटा लिया गया है। अब किसी भी एज के डिसेबल चाइल्ड के लिए यहाँ पर लीव ली जा सकेगी। तो ये थी सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।